नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज भागी। आज हम ई लेक्चर्स के माध्यम से जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसी की श्रृंखला में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में आपको संविधान के निर्माण की कहानी बताई। उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना पर आपसे चर्चा की। आज उसी क्रम में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे कि प्रत्येक स्वतंत्र देश का एक अपना संविधान होता है और उस संविधान की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उसी के आधार पर उसकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। अमेरिका की देख लो, अपने ब्रिटेन के संविधान की अपन ने बात की तो उसकी विशेषताएं भी हमने आपको बताई थी। जब आप अमेरिका के संविधान की बात करेंगे, जापान के संविधान की बात करेंगे तो उनकी एक अलग विशेषताएं होंगी। हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हमें ये समझाने का प्रयास करेंगी, जब हम इन पे चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में क्या चीज़ें हैं। अगर विशेषताओं को आप ढंग से समझ लेंगे तो हम आगे की जो क्लास है उनको समझने में और आसानी होगी हमें। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। कि जो हमारा संविधान है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। कैसे? जैसे हमने प्रस्तावना में बताया था कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्मित करते हैं। कि कौन? किस लोकप्रिय संप्रभुता की जनता में संप्रभुता है। कैसे? हम भारत के लोग ही संविधान को बना रहे हैं और आज दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हो गया था, तब एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भी हम ही कर रहे हैं। तो ये है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरा है निर्मित है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। कि जो हमारा संविधान है निर्मित है, एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण किया। लिखित है, एक लेखबद्ध है, जैसे 26 नवंबर को प्रत्येक सदस्य ने उस पर साइन किए थे, एक लेख है। आज भी वो डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पर संसद पार्लियामेंट में रखा हुआ है। और सर्वाधिक व्यापक है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है कि इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जो आज 12 हो गई। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका में 153 है। तो जापान में 103 है। यानी कि दुनिया का सबसे व्यापक संविधान भारत का संविधान है। फिर 395 जो अनुच्छेद बनाए हैं उसमें बहुत एक एक चीज़ को डिटेल से बताया गया कि नागरिकता कैसे होगी, मूल अधिकार क्या होंगे, न्यायपालिका का क्या कार्य होगा, तो व्यवस्थापिका का कैसे गठन होगा, तो राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होगा। हर चीज़ को नीति निर्देशक तत्व है, हर चीज़ को एक एक चीज़ को स्पष्ट किया गया है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बाह्य किसी भी सत्ता, विदेशी ताकत के अधीन नहीं है, उसके आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। आंतरिक रूप में वो सभी नागरिकों को आदेश देता है। और साथ में लोकतांत्रिक गणराज्य है कि लोकतंत्र भी है यहाँ पर, गणराज्य भी है। कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और जनता के रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति यहाँ शासन का प्रमुख है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने समाजवादी शब्द जोड़ा था। इसका मतलब यह है कि राज्य एक समाजवादी तरीके से
सहकारी की तरीके से कार्य करेगा, सबको साथ लेके सबका यानी सर्वोदय की तरह से सबका कल्याण करने का राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेकुलर स्टेट है भारत, कि पंथ निरपेक्ष है, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य न किसी धर्म को सपोर्ट करेगा न किसी धर्म, यानी राज्य एक धर्म के मामले में न्यूट्रल रहेगा, लेकिन राज्य हित में अगर कोई धर्म का मिसयूज करता है तो राज्य उसे रोक सकता है। राज्य धर्म के आधार पर न किसी को सपोर्ट करेगा, किसी को राज्य की तरफ से आर्थिक या अन्य कोई मदद नहीं दी जाएगी। फिर है कठोर और लचीलेपन का समन्वय, कि भारत का जो संविधान है वो अमेरिका की तरह न तो कठोर है न ब्रिटेन की तरह इतना लचीला है। ये कठोर और लचीले का मिश्रण है कि यहाँ साधारण कानून में जो होते हैं उनमें संसद का साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन संवैधानिक कानूनों में अगर संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। इसलिए कठोर भी है और लचीला भी है हमारा संविधान। संसदात्मक शासन व्यवस्था, कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या विशेषता होती है कि राज्य का प्रमुख नाम मात्र का होता है, यानी कार्यपालिका दोहरी होती है, एक नाम मात्र की एक वास्तविक। जो राज्य का प्रमुख है वो नाम मात्र का है, ब्रिटेन में सम्राट है, हमारी राष्ट्रपति है। उसकी कार्यपालिका की शक्तियों को वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उपयोग करता है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा कि कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, एक निश्चित, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल 5 साल के लिए चुने जाते हैं और उनसे समय से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कि हम कार्यपालिका का चुनाव नहीं करते, हम व्यवस्थापिका का चुनाव करते हैं और बहुमत दल का जो नेता है उसे कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका को मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका उस पर नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है कि वो जैसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, कामरों को प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वो उस पर नियंत्रण रखती है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था का यहाँ उल्लेख किया गया है। उसके सारे लक्षण हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा है आठवां जो विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, कि हमारे यहाँ एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन है। कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, कि एकात्मक लक्षण के साथ साथ संघात्मक, कि पूरे भारत का एक संविधान है और संविधान पूरे भारत का एक है और वो संविधान ही हमें शक्तियों का बंटवारा। तो संघात्मकता के लक्षण क्या आ गए कि यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया कि राज्य की अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र की अलग शक्तियाँ। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। फिर एकात्मकता की संकट काल में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 ये 3 आपातकाल है, उसमें सारी शक्तियाँ एकात्मक यानी कि केंद्र के पास आ जाती है। तो एकात्मकता का भी लक्षण है। संघात्मकता में शक्ति विभाजन हो गया और साथ में संविधान की सर्वोच्चता हो गई, संविधान कठोर हो गया और एक जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए उसे स्वतंत्र किया गया है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। अब बात आती है संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कि भारत में ब्रिटेन की तरह संसद सर्वोच्च भी है और नहीं भी है, कि हमारे यहाँ संविधान है, इसलिए संविधान के विरुद्ध संसद कोई कार्य नहीं कर सकती। और न्यायिक सर्वोच्चता कि यहाँ अमेरिका की तरह न्यायपालिका उतनी सर्वोच्च नहीं है, वो संविधान की रक्षा करती है। उसके पास कोई मुकदमा जाता है तो उस कानून को जो संविधान के विरुद्ध उस कानून को वो अवैध घोषित करने की उसके पास
शक्ति है। तो यहाँ संसद भी संप्रभु है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता में भी संप्रभु, दोनों में समन्वय करने का यहाँ प्रयास किया गया है। फिर मौलिक अधिकार व नीति मूल कर्तव्य कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है कि भारत के नागरिकों को हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं कि उनको वो उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास वो कर सके, उसके विरुद्ध वो न्यायालय में जाए, अगर राज्य उनका उल्लंघन करे तो न्यायालय में जाकर उनकी रक्षा करवा सकता है। अपन मूल अधिकार बताएंगे तब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य भी हैं कि हमारे 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं कि नागरिकों को भारत की राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कार्य करना होगा, हमें वैज्ञानिक सोच रखनी होगी और हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य थे उसी तरह से राज्य को निर्देशित किया गया आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक कि राज्य का ये निर्देश दिया गया है कि वो एक गांधीवादी सोच थी उस आधार पर राज्य का विकास करेगा। तो राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो पंचायत राज की व्यवस्था करेगा, वो मद निषेध रोकेगा, वो पशुधन की, ये वनों की, इनकी रक्षा करने का वो कार्य करेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण कि भारत में क्योंकि संविधान श्रेष्ठ है, संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद उच्च हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वो स्वतंत्र रखे गए हैं। स्वतंत्रता के लिए उनका कार्यकाल निश्चित होता है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है, उनको सिर्फ महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, उनके जीवन काल में उनके जो कोई भी उनके शक्तियों में, उनके लाभ के पद उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, ऐसी उनको स्वतंत्रता की। इसके अलावा स्वतंत्र अभिकरण है, जैसे चुनाव आयोग है या मानवाधिकार आयोग, बहुत सारे स्वतंत्र अभिकरण हमारे यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो सांप्रदायिक अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसके तहत सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होते थे, हमने उसका अंत कर दिया गया है। अब वयस्क मताधिकार पर हमारे यहाँ कि वयस्क मताधिकार का कि वो न्यूनतम निश्चित आयु जिसके प्राप्त करने पर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, वंश या स्थान के आधार पर कोई बिना भेदभाव के वोट डालने का, तो हमारी वो आयु आज पहले 21 थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। एकल नागरिकता कि हम भारत के एक ही नागरिक हैं, हमें भारतीय नागरिक हैं हम ये नहीं है कि राजस्थानी है तो राजस्थान के नाम, हम जो नागरिकता सिटीजनशिप आती है उसमें इंडियंस लिखते हैं। हम चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे केरल के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, सब हम इंडियंस हैं। तो एकल नागरिकता है। 15वां जो विशेषता है वो है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। आर्टिकल 330, 332 में SC/ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, तो उनसे 335 में SC/ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। फिर आता है सामाजिक न्याय की स्थापना कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए 1889 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून भी बनाया गया था कि सामाजिक जो न्याय है उसको स्थापना के लिए हमने ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि भारत में जाति आधार पर बहुत सारे भेदभाव थे, अत्याचार थे, उसको अंत करने का एक कानूनी तरीका हमने निकाला है जो मूल अधिकारों में भी है। और इसके अलावा हमने अलग से कानून भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून भी बनाकर सामाजिक समानता की स्थापना का प्रयास हमने किया है, लेकिन व्यवहार में नहीं हो पाता है, कारण कि हम जानते नहीं हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं।
हम एक आदर्श नागरिक नहीं बन पाते हैं। इसलिए ये चीज़ें सामाजिक न्याय की स्थापना, क्योंकि बहुत सदियों से एक शोषण होता आ रहा है, वो आज भी निरंतर, कानून के बाद भी निरंतर चला आ रहा है, रोज़ अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन संविधान में ये प्रावधान था कि सामाजिक समानता की स्थापना की जाएगी। 17वां जो विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर, कि भारत एक जो है वो कल्याणकारी राज्य होगा, कि वो जनता को शिक्षा यानी एजुकेशन, हेल्थ, इनका भी विकास करने का प्रयास करेगा। वो इनके कल्याण के लिए वो निरंतर पब्लिक के कल्याण के लिए निरंतर उसे प्रयास करना होगा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था है कि भारत में जो राष्ट्रभाषा हिंदी को, देवनागरी लिपि को माना गया है, लेकिन सहयोगी के रूप में हमने इंग्लिश को भी मान्यता दे रखी है, और 8वीं अनुसूची में और बहुत सारी जो हमारी लोकल जो लैंग्वेज हैं उनको भी मान्यता दे रखी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, और उसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो हमारी राष्ट्रीय लिपि है। और अंत में विश्व शांति का समर्थक, कि भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित रहा है। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा संप्रभुत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। ये हमारे आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। पंचशील का जो सिद्धांत है वो भी विश्व शांति का ही समर्थक है। नेहरू ने जो विश्व शांति के लिए जो प्रयास किए पंचशील के माध्यम से, वो हमारे इसमें संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात। हम और आगे इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात आती है संविधान के मूल ढांचे यानी कि आधारभूत सिद्धांत की क्या धारणा है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के मूल ढांचे से मतलब ये है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे संविधान के मूल ढांचे के समान हैं और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया था। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने या मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। सीमित कर सकती है, उनको हटा नहीं सकती है। मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार मई 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में का और स्पष्ट प्रतिपादन किया कि मूल ढांचे में संसद कोई आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन नहीं कर सकती। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनाथ विवाद 1975 में इस मूल ढांचे की और स्पष्ट बात की गई। अब बात आती है कि संविधान के मूल ढांचे में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, ये मूल ढांचे में कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, संविधान के नियम ही हमारे यहाँ कानून है। दूसरी, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप, ये भी मूल ढांचा है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाएंगे और राज्य का प्रमुख लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कि कानून के द्वारा ही शासन चलता किया जाएगा। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है और अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था में कोई सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। भारत की एकता और अखंडता के में से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शक्तियों का पृथक्करण, कि केंद्र राज्य में जो शक्तियां बटी हुई हैं वो भी मूल ढांचे के अंतर्गत ही हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य भी राज्य सरकारों का होगा, ये भी मूल ढांचे में। ये नहीं है कि मूल अधिकार सुप्रीम है या नीति निर्देशक तत्व, दोनों में को साथ लेके हमें चलना होगा। संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है वो भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो केस थे उनके आधार पर हमने ये चीज़ बताई। कुछ राजनेता व विधि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था और संसदीय और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को भी संविधान का मूल ढांचे में रखते हुए हैं, लेकिन कुछ इसे नहीं मानते हैं। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं की, उसके मूल ढांचे की आपसे चर्चा की।
अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारे जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।